Hello friends, welcome to channel. So in today video we will start from the question number 26 to question number 50. ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जून 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और ये पेपर 2 है। इसके बाद पेपर 3 सॉल्व करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। सो नाउ लेट स्टार्ट। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। सोशल वर्क पोर्टल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आप सर्च कर पाएंगे इस चैनल को और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ assertion in the region. Assertion is given that the reformation of crime convicts it's possible with the appointment of the professional social worker in prisons, and the reason given for this assertion is that the professional social worker are equipped with knowledge and the skills to deal with the such issue. बेसिकली में बताया गया है assertion इसमें कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्राइम को कम करने के लिए अगर हम सोशल वर्कर को अपॉइंट करते हैं प्रिजन्स में, जेल में, तो ये संभावना है कि जो है उसमें सुधार हो सकता है। क्या ही सही दिया गया है स्टेटमेंट? तो ऑफकोर्स सही दिया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम सोशल वर्कर को, ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रिजन में, जेलों में, तो जो क्राइम होता है उसको कम किया जा सकता है। सो ये सही दिया गया है। एंड द रीजन गिवन बिलो फॉर दिस पर्टिकुलर assertion इज दैट द प्रोफेशनल सोशल वर्कर आर इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट इज डील विद द सच इशू। क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, उनके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होता है। सो दे आर मोर इक्विप्ड एंड हैव द गुड नॉलेज एंड कि कैसे उनको डील करना है। दे हैव द स्किल्स टू डील सच काइंड ऑफ द इशू। सो दे शुड आल्सो वी कैन से इनको सोशल वर्कर को प्रिजन में अपॉइंट करना चाहिए। सो रीजन भी सही दिया गया है क्योंकि ये रीजन बात कर रहा है किसकी? प्रोफेशनल सोशल वर्कर की, कि क्यों उनको अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है। ओके, इसलिए ये रीजन सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वर्किंग विथ माइनॉरिटीज रिक्वायर दैट सोशल वर्कर हैज़ एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन द माइनॉरिटी ग्रुप। और इसका रीजन दिया है कि ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी चेंज द माइंडसेट ऑफ ऑपरेस्ड विच रिक्वायर द अटेंशन ऑफ सोशल वर्कर। सो यहाँ पर मेन फोकस किया गया है सोशल वर्कर का, कहाँ पर? माइनॉरिटी ग्रुप पर। ओके, अगर इसमें बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो सोशल वर्कर हैं अगर वर्क करते हैं माइनॉरिटी के साथ, क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको दैट हैज़ द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन। जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको किस प्रकार का ऑपरेशन होता है, उनके अगेंस्ट में उत्पीड़ना होती है, तो उसको प्रभाव को उस गहराई से वो समझ सकते हैं। कौन? सोशल वर्कर। सो यहाँ पर दिया गया है कि वर्किंग विद द माइनॉरिटी रिक्वायर द सोशल वर्कर हैज़ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सही है। इसका रीजन दिया गया है ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी चेंज द माइंडसेट ऑफ ऑपरेस्ड विच रिक्वायर द अटेंशन ऑफ सोशल वर्कर। जैसे कि जो माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं तो उनका जो माइंडसेट होता है काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों से, सदियों से ऑपरेस होते हुए आए हैं। उनके अगेंस्ट में सभी प्रकार का क्राइम, उत्पीड़ना हुई है, तो उनका जो माइंडसेट होता है, वो मानसिकता होती है, बदल जाती है। तो उस माइंडसेट को ठीक करने के लिए दैट वी रिक्वायर द सोशल वर्कर, उनकी अटेंशन जरूरी है, तभी जो उनका माइंडसेट बदल सकता है, क्योंकि उनके पास स्किल्स है। दे कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द ऑपरेस क्लास। सो ये भी रीजन सही दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द असर्शन इन द रीजन। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है। पर्सन विथ लो स्टीम, सेल्फ स्टीम, टेंड्स टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इसमें बताया गया है कि जो ऐसे लोग जो कि जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है या दे आर द लो स्टीम पर्सन, सो दे बेसिकली टेंड टू फाइंड फॉल्ट विद, हमेशा दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड द इम्प्रॉपर, इसमें ये दिया गया है सेशन में। ओके, ये सही दिया गया है कि ऐसे लोग, द पर्सन विद द लो सेल्फ स्टीम, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ फॉल्ट विद अदर पीपल, दूसरों में गलतियाँ निकालते रहते हैं एंड खुद को नहीं देखते हैं। तो ये सही दिया है। रीजन दिया है कि इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन इज नॉट द रूट कॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम।
यहाँ पर बोला गया है कि जो अगर सही तरीके से समाजीकरण नहीं होता है तो ये उसका कोई खास बोल सकते हैं कि कारण नहीं है। कि जैसे अगर पर्सन विद लो सेल्फ स्टीम, और वो कैसे हो सकता है, वो तभी होगा ना जो समाज में सही से उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा। सोशलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सोशल मतलब होता है कि समाज में सोसाइटी के जो प्रोटोकॉल होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनके अनुसार चलना, समाज के जो बनाए गए नियम हैं उनको फॉलो करना। तो उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। जो बच्चा होता है वो शुरुआत से ही सोशलाइज होना स्टार्ट करता है फैमिली के मेम्बर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, मदर के द्वारा। तो धीरे धीरे सोशलाइज होता जाता है और समाज के नियमों को समझ जाता है, कैसे क्या करना है, कैसे उठना बैठना, बात करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। तो ये सभी क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दे हैव टू फॉलो पीपल। तो ऐसे लोग जो कि द पर्सन है विद लो सेल्फ स्टीम, ऑफ कोर्स उनको उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हुआ होता है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ दिया गया नॉट द कॉज, रूट कॉज। तो ऑफ कोर्स ये भी एक कारण है कि अगर उनका सही से सोशलाइजेशन होता तो शायद दे डोंट हैव, बोल सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है, दे हैव द हायर सेल्फ स्टीम। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज। सो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया गया है। सो आर इज ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, who pointed out that the development implies qualitative change। अब बताइए कि इसमें किसके द्वारा बोला गया है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, विकास का तात्पर्य इन्होंने यहाँ पर बताया है गुणात्मक परिवर्तन से, क्वालिटेटिव चेंज से। किसके द्वारा बोला गया था? लेवेंड वी एंड ब्यूडिन डेली एंड सेगेल पाइगेट। कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है? ये ऑप्शन नंबर इसका जो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द कोरिलेशन कोफिशिएंट टेंड टू लाई बिटवीन। अब बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता ही होगा कि जो वैल्यू होती है हमेशा ही, ये जीरो होगा तो ये +1 -1 के बीच में ही लाई करेगी ना कोई। सो ऑफ कोर्स ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट। सो दिस रिपोर्ट बेसिकली एसडीआई इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं अलॉन्ग विद द ईयर, कि दिस पर्टिकुलर एक्ट विच इज इनेक्टेड इन विच ईयर। सो यू हैव टू मैच दीज लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सो मेंटल हेल्थ एक्ट विच enacted in which year? In 1984, 1983, 86 and 87. And the Environmental Protection Act, Development Disability Act and Job Training and the Partnership Act. So maybe you don't know all these acts, but definitely you know about this particular. This is the Environmental Protection Act which is enacted in 1986. So B will pair with the third, 1986. So आपको ये जरूर पता होगा। चारों में से अगर आपको सब नहीं पता तो ये Environmental Protection Act कब आया था? 1986। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, बताइए आप। सो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आप यहाँ पर बी को थर्ड के साथ पेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप केवल एक में ही है तो ऑल दीज 3 ऑप्शन विल बी एलिमिनेट। सो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, जस्ट फॉलो। इफ you don't know all the act, so you just go through the act and check the which act you know more about, और आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, देन जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन। सो आपके पास हो सकता है कि केवल एक ही ऐसा ऑप्शन हो जो करेक्ट रह जाए। सो नाउ यू कैन सी इन द ऑप्शन नंबर डी ओनली द बी पेयर विद द 3। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सो आल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ द अप्रोच कि आप जब भी क्वेश्चन आपको नहीं पता तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देखिए, हो सकता है आप आंसर सही लगा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 33, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के जो निम्नलिखित चरण जो क्रम दिए गए हैं आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। यू हैव टू मेक इन दिस सीक्वेंस। लाइक द आइडेंटिफाइंग द नीड्स, क्या नीड्स है उनको फाइंड आउट करना, ज़रूरतों की पहचान करना। एक्सप्लोरिंग दी रिसोर्सेज, क्या क्या जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनकी खोज करना, उनको निकालना। एंड संसाधन, इसको हिंदी बोलते हैं संसाधन। प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स, जो ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकता से लगाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जैसे कोई 5 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या 5 प्रॉब्लम हैं तो उसको कौन सी पहले सॉल्व करना है,
आप पहले प्रायोरिटाइज करेंगे ना कि कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करना है, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पे। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द नीड्स। नेक्स्ट दी डेवलपिंग दी प्रोग्राम्स को, कार्यक्रमों को बनाना, डेवलप करना। सो आपको इसमें बताइए क्रम में लगाना है, कौन सा इसका करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले आएगा आपका कि नीड्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, देन आपके पास जो नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी जो नीड्स हैं आपने देख ली कि चार में से कौन सी पहले आएगी, जिसको सबसे पहले सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करना है, तो आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। देन सो फर्स्ट, देन थर्ड आएगा प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स, एंड देन द सेकंड दैट इज टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज। अब नीड्स आपकी जो भी है, अब उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, आप उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? पहले आप जो रिसोर्सेज उनको देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद आप प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। सो थर्ड के बाद आएगा 4। पहले करना है आपको, you have to find out the needs, then you have to prioritize the needs, after that you have to check out the resources is available or not, and after that you will try to develop the program. So this option number 4 will be in the last. So now option number B will be correct. Question number 34, the sequence in the research process में बताइए अनुसंधान प्रक्रिया में सही अनुक्रम कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा है? स्टडिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड एंड जनरेटिंग द न्यू थ्योरीज, एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स एंड सिंथेसाइजिंग द आइडिया। ओके, सो सबसे पहले आप कौन सा आएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 34 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसको बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा बताइए इसमें? देन उसके बाद सिंथेसाइजिंग द आइडिया डेवलप करना कि आपको जो रिसर्च वर्क करेंगे वो कहाँ किस पे करेंगे। आपके पास आइडिया होने चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए, इस पर आप किसी पर्टिकुलर फिनोमेना पे या किसी प्रॉब्लम पे या कोई उस पर आप स्टडी करेंगे, तो यू शुड हैव द आइडिया अबाउट दैट। सो द फर्स्ट एंड द फोर्थ, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन सी एंड द ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेट। नाउ चेक दी, उसके बाद कौन सा आएगा? एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स, या फिर आएगा आपका चौथा जनरेटिंग द न्यू थ्योरी। सो नाउ उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा कि जो भी एनालिसिस की जो भी फाइंडिंग्स है आप उसको एनालाइज करना, उसके बाद फिर आप थ्योरी को डेवलप करते हैं ना, लास्ट में थ्योरी बनती है। सो ये जो सेकंड है लास्ट में आएगा, सबसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पुट द फॉलोइंग इवेंट इन ऑर्डर फॉर देयर अकरेंस इन द कैलेंडर ईयर। आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है क्रोनोलॉजी के आधार पर कि कौन सा पहले आएगा। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द एल्डरली एंड द वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। सो वर्ल्ड फूड डे कब इसको मनाया जाता है बताइए आप। 35 क्वेश्चन में चारों के चारों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा है विश्व खाद्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व विकलांग दिवस। सो जो फूड डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड एड्स डे ये तो पता ही होगा आपको 1 दिसंबर को, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ द एल्डरली विच इज ऑब्जर्व ऑन दी 1 अक्टूबर, एंड दी वर्ल्ड डिसेबल्ड डे दैट इज ऑन दी 3 दिसंबर। ये आपका 1 अक्टूबर है। ओके, सो आप देख लीजिए कौन पहले आएगा। पहले अक्टूबर आएगा, देन उसके बाद आपका ये फूड डे आएगा, देन उसके बाद एड्स डे एंड लास्ट में डिसेबल्ड डे। सो नाउ यू कैन सी ये वीडियो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पीआरए प्रोसेस। पीआरए प्रोसेस का सीक्वेंस आपको बताना है। ये आपने पढ़ा ही होगा रिसर्च यूनिट 5 में, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसिटाइजिंग द टीम, rapport building with the target group, sharing the observation with the target group and the conducting the PRA। सो सबसे पहले आप PRA कंडक्ट करेंगे कि उसके पहले और भी एक्टिविटी होती हैं। सो ऑफ कोर्स आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो ये तो लास्ट में ये भी नहीं आएगा ना, पहले ये तो PRA कंडक्ट करने पहले बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि टीम को बिल्डअप करना, उसको सेंसिटाइज करना, उसको इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रैपोर्ट बिल्डिंग विद द टारगेट, जिसके साथ आप PRA करने चाहते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनके साथ रैपोर्ट बिल्डिंग करनी होती है, उनसे बात करना होता है।
उसके बाद फिर जो भी आपके आइडिया हैं, जो भी आपको जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं वो सभी शेयर करेंगे टारगेट ग्रुप के साथ। देन उसके बाद PRA कंडक्ट होगा। सो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा देख लीजिए आप। ये सबसे पहले टीम को सेंसिटाइज करना, एंड देन इसके बाद आपका आएगा सेकंड रिपोर्ट बिल्डिंग, एंड दी कंडक्टिंग दी PRA एंड शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन विद द टारगेट ग्रुप। लास्ट में PRA कंडक्ट के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी फाइंडिंग है, जो आउटकम है, उसको टारगेट ग्रुप के साथ शेयर करना। सो ये इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर द फॉलोइंग पर्सन विद द एरिया ऑफ देयर एसोसिएशन, मतलब यह है कि यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है पर्सन के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं उनको बताना है। कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, या कोई सिस्टम या प्रोजेक्ट जो भी है प्रोग्राम। जैसे बलवंत राय मेहता, ये किससे रिलेटेड है, या स्पेंसर HSK दे एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो ये तो आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर related to the Shanti Niketan. So now you can see the option fourth will be paired with the third. So now you can eliminate one option. Okay. Now बलवंत राय मेहता कमेटी आपने सुना होगा, ये है रिलेटेड है Tier 3 PRI, आपको पता होगा इसके बारे में। PRI मतलब क्या होता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। सो उसी रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता विल पेयर विद द 3 tier PRI सिस्टम। ओके, एंड दी रविंद्रनाथ टैगोर विद द थर्ड। नाउ स्पेंसर हैच किससे मैच होंगे, मर्थाडम प्रोजेक्ट एंड दी एसके दवे विद द पेयर पुअर टू द पीपल। सो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसको पेयर करना है मोड, मीन, डेविएशन का स्क्वायर एंड दी कार्ल पियर्सन मेथड। इसके बारे में मैंने कल ही बताया था, तो ये इसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। मोड मतलब क्या होता है, सेंटर टेंडेंसी, मतलब इसके माध्यम से सेंटर टेंडेंसी को ज्ञात किया जाता है कि जैसे कि सीरीज आपके नंबर दिए हैं, कुछ भी दिया है, ठीक है, अब इसको आपको मोड निकालना है, तो इसकी जो बीच की वैल्यू होती है, सेंटर टेंडेंसी मतलब वो क्या होता है, टेंडेंसी टू ट्राई टू बी इन दी सेंटर। तो वो जो वैल्यू होती है मोड, मीडियन, एवरेज सबसे निकाली जाती है। तो मोड पेयर किसके साथ होगा, सेंटर टेंडेंसी के साथ। सो ए फर्स्ट विल पेयर विद द फोर्थ। सो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं, और सेकंड दोनों में है ही, तो सेकंड आप मत देखिए। मीन डेविएशन आपका डिसपर्जन से आपका पेयर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, का स्क्वायर टेस्ट। तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ द एट्रीब्यूट एंड नेक्स्ट कार्ल्स पियर्सन मेथड। इसको मैंने कल बताया था आपका। ये कोरिलेशन मतलब देखिए ये क्या करता है, मेजर करता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल दो मीन है, ओके, M1 M2, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, जस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ रिलेशन, और यू कैन से द वेरिएबल के बीच में। तो ये आपका हो जाएगा कार्ल पियर्सन मेथड विद द थर्ड। सो नाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑल द ऑप्शन, ओनली सी विल बी रिमेन। सो इस प्रकार से आपका 38 का कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये तो सिंपल ही है, मैंने कल बताया था, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। और ये का स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, का स्क्वायर टेस्ट कंपेयर द टू वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको पेयर करना है, ये थियोरटिकल है, आपको पता होना चाहिए। MK गांधी किससे रिलेटेड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बताइए आप। और विनोबा भावे, अरुंधति रॉय एंड सुंदरलाल बहुगुणा। सो इसका आंसर कौन सा होगा, आप बताइए। चार ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 39, सो यहाँ पर MK गांधी रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, विनोबा भावे विद दी भूदान मूवमेंट एंड दी अरुंधति रॉय रिलेटेड टू दी नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू दी सुंदरलाल बहुगुणा। सो ऑप्शन नंबर ये आपका 39 का कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 40, ये इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनको पब्लिश किया जाता है। तो देख लीजिए किसको किसके साथ पेयर करना है। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क पर्सपेक्टिव, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, और जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको पता होगा, ये NIRD के द्वारा इसको ये जो जर्नल है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद। सो जो फोर्थ है दूसरे के साथ पेयर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन आप जरूर देखिए, एक को सॉल्व करिए और ऑप्शन देखिए। फोर्थ विद द सेकंड, आप देखिए केवल यहाँ पर एक ही आंसर है ऐसा। नाउ कैन इजीली एलिमिनेट ऑल द ऑप्शन।
सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और इसे आप पेयर कर लीजिए, कौन कौन से याद कर लीजिए और सबको। क्वेश्चन नंबर 41। बताइए, इसमें आपको मैच करना है क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सिनर्जी एंड काइनेसिस, बॉडी लैंग्वेज, टीम स्पिरिट, नोवल थिंकिंग एंड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन दी रीजन। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। सो आपको 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। क्या ये बॉडी लैंग्वेज है? ऑफकोर्स नहीं होगी। टीम स्पिरिट, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिएटिव थिंक करें तो इसका टीम स्पिरिट से क्या लेना देना है। एंड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द रीजन्स, तो इनमें से 2 में से आप बताइए कौन सा है। ये नोवेल थिंकिंग होती है। ओके, सो फर्स्ट पेयर विद द थर्ड। सो नाउ यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड डी। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी ये डी है उसको देख लेते हैं। ये भी आपका, ये आपका 2 ऑप्शन बचे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट है, कोई क्विज है। ओके, तो इस प्रकार के इसमें आपका एक क्वेश्चन, एक ही आंसर सही होता है। ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे फॉर एग्जांपल अब ले लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आंसर सही होने की चांसेस होते हैं, उसको बोलेंगे आप डाइवर्जेंट मल्टीपल। जैसे कि एक सोल्यूशन है, ये कोई प्रॉब्लम है, अब उसका सोल्यूशन निकालना है आपको, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं इसके बारे में, और मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, मतलब मल्टीपल सोल्यूशन निकल सकते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इसको ये जो है थिंकिंग है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिनर्जी। सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी और एनर्जी में डिफरेंस होता है। सिनर्जी मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना क्या, यहाँ पर 2 लोगों के द्वारा या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फेसबुक है, फेसबुक ने किसको एक्वायर किया था? व्हाट्सएप को, है ना। तो क्यों किया था? ताकि उनकी जो प्रॉफिट है और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि एक कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, सो वे उसको जोड़ लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उसको सिनर्जी बोल सकते हैं। एक जस्ट समझाने का आपको एग्जांपल दिया मैंने। सो नाउ यू कैन सी काइनेसिस क्या है। काइनेसिस का मतलब होता है कि बॉडी मूवमेंट का क्या रोल है उसकी स्टडी करना। सो ये बॉडी लैंग्वेज से हो जाएगा आपका फोर्थ का फर्स्ट। नाउ सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये सभी के सभी आपका थियोरटिकल है। थ्योरी ये बेसिकली ये क्या है, फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए बस। कौन सी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो ये इनका कहाँ पर ये जो है इंस्टीट्यूट है, कहाँ बताइए? मुंबई, कोलकाता, देहरादून, हैदराबाद। सो क्वेश्चन नंबर 42, इसका कौन सा आंसर होगा बताइए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विच इज सिचुएटेड इन दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड विच इज इन दी देहरादून, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन विच इज इन दी हैदराबाद, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड विच इज इन दी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। इनको याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इनमें से कोई एक ले ले, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ ले, तो आप चारों को याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसको भी आपको पेयर करना है। 2012 के आसपास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, मतलब फैक्चुअल डेटा बहुत पूछा जाता था, अब तो कॉन्सेप्चुअल भी आने लगे हैं। इंट्रोडक्शन टू द सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सोशल केस वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन टू द सोशल वर्क। अब आपको यहाँ पर ऑथर दिए गए हैं, यहाँ पर उनका जो वर्क है, जो भी बुक है उनके द्वारा लिखी गई है, तो अब बताइए, पेयर करिए किसके द्वारा कौन सी बुक है जो है लिखी गई है। सो द इंट्रोडक्शन टू द सोशल वर्क विच इज़ रिटन बाय दी ठाकरे एंड स्किड मोड, and community organization, theory and practice, which is written by the M.G. Rose. social case work problem solving process, which is written by the H.S. Parliament. इसके बारे में मैंने कई बार बताया है। इंट्रोडक्शन टू द सोशल वेलफेयर बाय द फ्रेड लैंडर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको इंपोर्टेंट एक्ट दिए हैं और उसके साथ उसकी ईयर दी गई है। सो यू हैव टू पेयर विद द ईयर दिस पर्टिकुलर एक्ट, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट,
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो आप बताइए कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आप ऑप्शन देख लीजिए चारों, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक ही पेज पर लाते हैं। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। ऑप्शन देखने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे दिया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये आपका कब आया था? 1947। सो ये का आपका पेयर हो जाएगा फोर्थ के साथ। ओके। प्रोविडेंट फंड एक्ट ये कब आया था आपका? 1952। एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये कब आया था? 1948। एंड दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये आपको पता होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 61 वाला। सो इसके आधार पे भी आप देख सकते हैं और एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन सभी। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बचा है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर भी आपको मैच करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर योजनाएं दी गई, स्कीम दी गई सरकार की, एंड किस ईयर में उसको लॉन्च किया गया है। सो यू हैव टू पेयर दिस द ईयर विद द योजना और दी स्कीम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके बारे में आपको पता होगा, MDG गोल्स के बारे में। अब बता दीजिए, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो MDG गोल्स ये 2000 हो जाएगा आपका, यहाँ इसमें स्टार्ट हुआ था। सो नाउ फोर्थ पेयर विद द थर्ड। सो यहाँ पर थर्ड सभी में है, काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कब बनी थी? ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ये 1995, 1992 एंड 2000। बताइए इसका क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1990, शायद ये 1995 में बनाए, तो ये सेकंड हो जाएगा इसका। नरेगा है, इसको मनरेगा बोलते हैं। तो ये कब बनाया गया था? 2005 में। ओके। नाउ एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसकी आप ये सेम पेयर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। यहाँ पर पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ लेना आप, मैंने पढ़ा हुआ है, आपको बता देता हूँ। ये पैसेज बात कर रहा है बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना और लोगों को जॉब देना जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए, जैसे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, SC ST या फिर महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो उनकी एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर वही सब के बारे में बताया गया है। ओके। एंड सो इनके आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यूजली लगा पाएंगे। इवन आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको इतना पता ही होगा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। सो नाउ यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता है, जैसे कोई टफ क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, पहले पांचों ऑप्शन पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या खोजना है इस पैसेज में। सो जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इसका आंसर ये हो सकता है। सो आप जब एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो सभी के आंसर दे पाएंगे। सो पहले आप पैसेज मत पढ़िए, फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चन, देन रीड द पैसेज, तब आप जल्दी आंसर लगा पाएंगे, आपका समय बच जाएगा, यू कैन सेव द टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन 46, इंक्लूसिव ग्रोथ प्राइमरली एम। इसका जो उद्देश्य होता है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या हो सकता है, बताइए आप। कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस, isolating weaker section from the mainstream, promoting reverse discrimination and promoting anti-poverty measure। गरीब विरोधी उपायों को बढ़ावा देना, और ये आइसोलेटिंग, देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वीकर सेक्शन को आइसोलेट करना मेन स्ट्रीम से, तो ये इसका मतलब मेन उद्देश्य नहीं हो सकता है ना इंक्लूसिव ग्रोथ का। सो ये ऑप्शन नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पहला वाला 46 में कि जो वीकर सेक्शन है उनकी जो ज़रूरती है उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको कैटर करना। ठीक है, प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब क्या होता है कि जैसे पहले ज़रूरत किसकी हो, प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस के आधार पर सपोर्ट करना, उनकी जो मदद है उसको मदद करना, जैसे एजुकेशन, शिक्षा देना, या फिर फूड सिक्योरिटी को लेकर के स्कीम चलाना ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिल पाए। तो ये सभी क्या प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको करना। तो उनमें से कौन से पहले प्रेफरेंस देना है उसके आधार पर लोगों को मदद करना, नीड को फुलफिल करना। सो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्ड एडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पॉलिसी विच कैटर। इसमें पूछा गया है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी उसमें किसकी ज़रूरत होती है,
अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाई जाए, उनको अडॉप्ट किया जाए, ताकि इसके माध्यम से करप्शन को कम करें या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों से जो भी गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको अलग करना, तो ये ऑफ कोर्स नहीं होगा। एंड होलिस्टिक वेलबींग्स ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका एक होलिस्टिक तरीके से सही तरीके से वेलबींग पे फोकस करना, उनको बढ़ावा देना। सो ये ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। और डी है पनिशिंग इनफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी भारत सरकार की जो पॉलिसी या सरकार की जो पॉलिसी बनाई जाती है, अगर वो इनफेक्टिव है तो पनिश करना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू दी इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, फूड सिक्योरिटी अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर टू। इंक्लूसिव ग्रोथ में फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, किसको आप कैसे देखते हैं, बताइए। वैसे आप बताइए, आपको ऑप्शन नहीं पता तब भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी को लेकर के आप क्या बोल सकते हैं। फूड को इंपोर्ट करना, तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा। ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू द पुअर, गरीबों को एग्रीकल्चर लैंड बांटना, मतलब जिसके पास ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होगा। मिड डे मील फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, ये ठीक है, बट यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है सबके लिए, तो ये केवल चिल्ड्रन क्यों, जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनके लिए भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन फॉर पुअर, गरीब लोगों के लिए फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराना, सब्सिडी देना, जैसे कि आधार कार्ड राशन कार्ड होता है, जो राशन कार्ड, उसमें जो गरीब लोग होते हैं, बीपीएल फैमिली होती है, उनको दिया जाता है ना, उसमें आपके ग्रेन्स वगैरह और जो भी चावल या फिर जो भी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है इस सब्सिडी के अंतर्गत, तो वो दिया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, इसको देख लेते हैं। इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ विल लीड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब ये इसमें पूछा गया है कि अगर सही तरीके से समावेशी विकास होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल डिसहार्मनी, ये तो नहीं हो सकता ना, डिसहार्मनी। सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डिसएडवांटेज पीपल, जो भी गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास होगा, या मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण होगा, तो कुपोषण भी नहीं हो सकता। आप दोनों में देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन 49 में, क्वेश्चन नंबर में। तो ऑफकोर्स यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो ये ठीक है, हो सकता है, ये तो बात की बात है। पहले तो आपका उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तभी तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो बहुत ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है, ऑप्शन होता है, उसको लिखना होता है। हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन आपको लगें कि इनमें से दोनों सही हो सकते हैं, तो हो गए भी, दोनों सही हो भी सकते हैं, बट विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट, उसको आपको लगाना है जो ज़्यादा करीब है क्वेश्चन के। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ टू इंश्योर, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो उद्देश्य है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, टू रिड्यूस इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। ये बात कहाँ तक आती है, थोड़ी बहुत ठीक है, बट अभी देखते हैं क्वेश्चन और। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनको एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि अलग टाइप का व्यवहार करना, ओके। अब प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यवहार जो उनको बेनिफिट पहुंचा सके, जैसे कि सरकार के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, सभी के लिए, और से सबका बेनिफिट हो रहा है, तो ये ठीक है, ये संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं कानून की नज़र में, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो क्या है, अगर देखा जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि सबको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोगों को दिया जा रहा है। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है प्रोटेक्टिव है, ओके, कि कुछ लोगों को खास करके दिया जाता है बेनिफिट, ताकि उनका जो है एम्पावरमेंट हो सके, तो ये इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। किसके फेवर में, वीकर सेक्शन में, तो ये सही दिया गया है, ऑप्शन डी दिया है, सी दिया है, टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं, टू चेक माइग्रेशन, ऐसा भी नहीं है, तो सी इसका जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये पते आपके 50 क्वेश्चन, 26 से 50 क्वेश्चन। पेपर 2 यहाँ पर आपका पूरा होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेपर 3। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन, थैंक यू।